नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, एक MCQ क्वेश्चनों की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो आपका यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट कौन सा रहेगा, 22 नंबर भी कौन सा, किसके बारे में चर्चा करेंगे, 22 के बारे में चर्चा करें। आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है इन MCQ क्वेश्चन की जितनी भी सीरीज जो आई है अभी तक है उनके बारे में बहुत अच्छा आप सब बच्चों का प्यार मिल रहा है। आप सबों को बच्चों को अगर क्लासें पसंद आती हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो भी, ठीक है। नया बच्चा अगर कोई जुड़ा है, नया बच्चा अगर कोई हमारी क्लास देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे भी, ठीक है भी, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन से संबंधित, जीके से संबंधित सभी की सभी क्लासें देने का जो मैं मतलब कर्तव्य जो है मेरा दे रहा हूँ। उसके अलावा हरियाणा, इंडिया जीके और इंडिया जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप सब बच्चों को करवाई हुई है। प्ले लिस्ट में जाके आप सब बच्चे वो क्लासें देख सकते हैं। और हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 की आपको सब बच्चों को करवाई हुई है। और करंट अफेयर की आपको PDF भी दी हुई है सब बच्चों को। अगर किसी बच्चे को PDF नहीं मिली है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सभी तरह की PDF उपलब्ध मिलेगी, ठीक है भी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है भी, यानी आंवला जो है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है, ये क्वेश्चन है। पूछा भी गया था HSSC के द्वारा, HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा भी था भी कहाँ पर होता है, फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में या फिर सिरसा। तो सर्वाधिक आंवले का जो उत्पादन होता है हरियाणा के किस जिले में होता है, सिरसा जिले में होता है भी। बहुत इंपॉर्टेंट, एक दिन मैंने पहले भी जिक्र किया था, सिरसा जिले में आंवले का उत्पादन भी होता है भी। आंवला का जैसे जिक्र करते हैं, कपास का जैसे जिक्र किया था मैंने, कपास का भी उत्पादन यहीं पर होता है सबसे ज़्यादा। और गेहूं का उत्पादन का जैसे जिक्र करें, हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी कहाँ पर होता है, आपका सिरसा। कपास, गेहूं और आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सिरसा के अंदर होता है। और खासकर मंजियाना फल उत्पादन केंद्र का भी हम जिक्र करते हैं तो वो भी किस जिले के अंतर्गत आता है, आपका सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहाबाद आपको ध्यान होना चाहिए, किसके लिए जाना जाता है, अमरूद के लिए जाना जाता है। यानी अमरूद व केला का सर्वाधिक उत्पादन तो नहीं कहेंगे भी, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन जो होता है अमरूद और केला सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर मिलता है, हमें फतेहाबाद में भी। कहाँ पर मिलता है, फतेहाबाद। और फतेहाबाद के भुना का जैसे जिक्र करते हैं तो वहाँ पर है अमरूद और केला बड़े महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के रूप में, बड़े महत्वपूर्ण फल के रूप में हमें मिलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, आंवला सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपका सिरसा के अंदर होता है। उसके अलावा गेहूं का जैसे जिक्र किया, कपास का जिक्र किया, धान का जिक्र करते हैं तो धान आपको मिलता है करनाल में सर्वाधिक। कहाँ पर मिलता है आपको, करनाल में सर्वाधिक मिलता है। आप सब बच्चे जानते हैं आंवला जो होता है ना, इसमें विटामिन C होता है भी। क्या होता है, विटामिन C होता है। और विटामिन C जो है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी। कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी। मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। और खास करके अभी जो एक वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना काल जो चल रहा है, इस समय हमें विटामिन C की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी रोज़ एक आंवला जरूर खाए, ठीक है भी। कड़वा जरूर होता है, परंतु एक दिन मैंने पहले भी कहा था भी कड़वी जो चीज़ें होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है भी, ठीक है भी। तो एक आंवले का जरूर सेवन किया जाए, पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधि है आंवला जो है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपका सिरसा में, ठीक है भी। अब एक चीज़ आपका जैसे आया है, यानी ये आपकी एक फसल है, यानी क्या है, आंवला एक क्या है, आपकी फसल है। फसलों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं यही कर देता हूँ आपका, ये जो क्या है एक फसल है। और ख़ास करके फसलें जो होती है वो 3 तरह की होती हैं भी। फसलें कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है रबी की फसल होती है, एक कौन सी होती है आपको ध्यान होना चाहिए, खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। और एक होती है आपकी जायद फसल भी। क्या होती है, जायद फसलें। बहुत बार यहाँ से SSSC ने क्वेश्चन पूछा है, रबी की फसल होती है,
खरीफ की फसल होती है और कौन सी होती है, जायद फसलें होती है। ठीक है भी। रबी की जो फसल होती है आपको ध्यान होना चाहिए कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ध्यान होना चाहिए। यानी रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च से अप्रैल में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। उसके बाद में खरीफ की जो फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है, अभी जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। अभी अक्टूबर नवंबर जो है उसमें काट ली जाती है। तो रबी और खरीफ की फसलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मार्च अप्रैल में जो काटी है तो कुछ समय के लिए जमीन जो खाली रह जाती है, यानी जून जुलाई में हम फसल बोते हैं तो बीच में जो कुछ समय खाली रह जाते हैं उस समय कौन सी फसल लेते हैं, जायद फसलें। और जायद फसल को चारा फसल के नाम से भी जाना जाता है। चारा फसल यानी जायद फसल को किस नाम से जाना जाता है, जायद फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं इस चीज के बारे में। रबी की फसल है उसको आषाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। रबी की जो फसल है उसको किस नाम से, आषाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ी। और खरीफ की जो फसल है उसको सावणी के नाम से, यानी साढ़ी और सावणी आप पढ़ते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं साढ़ी और सावणी। तो रबी की जो फसल है उसको आषाढ़ी के नाम से जाना जाता है, साढ़ी के नाम से। और खरीफ की जो फसल है उसको सावणी के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं भी फसलें, क्योंकि इसलिए मैंने जिक्र किया भी HSSC यहां से HSSC बार बार क्या पूछ रही है, आपके क्वेश्चन पूछ रही है भी निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, फसलें रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, जायद फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, जायद फसलें होती कौन सी है। ठीक है भी। जायद फसल को और किस नाम से जानते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से। एक दिन मैंने हाली पुरस्कार आपको बताया था, कौन सा पुरस्कार बताया था, हाली पुरस्कार। उस दिन मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। फिर भी बता देते हैं, सोनीपत है, पानीपत, यमुनानगर या फिर केतल। तो अल्ताफ हुसैन हाली का जो संबंध है वो पानीपत से है। पानीपत में 1837 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और 1914 में क्या हुई थी इनकी मृत्यु। इनके गुरु का जैसे मैंने उस दिन जिक्र किया था मिर्जा गालिब, इनके गुरु कौन थे, मिर्जा गालिब थे, आपको ध्यान होना चाहिए भी। और अल्ताफ हुसैन हाली जो पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1900 जैसे जिक्र करते हैं 85, 22 दिसंबर 1985 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा उर्दू अकादमी। और हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है किसकी याद में, अल्ताफ हुसैन हाली। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, पानीपत से। किस जिले से है, पानीपत से। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई। सोनीपत से किसका संबंध आप याद करोगे, खिजर खां का भी, खिजर है खां, खिजर खां का संबंध कहां से था, सोनीपत से था भी। खिजर खां का संबंध है सोनीपत से था। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्या बनेंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के वित्त मंत्री का, जैसे जिक्र किया है भी हरियाणा में वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, केंद्र में वित्त मंत्री कौन है। तो ये सारी जानकारी, हरियाणा में वित्त मंत्री अनिल विज है, दुष्यंत चौटाला है, मनोहर लाल खट्टर है या फिर कमलेश ढांडा है। कौन है हरियाणा के अंदर आपके वित्त मंत्री। तो आप सब बच्चे जानते हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान समय में वित्त मंत्री है, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है, हरियाणा में बिजली मंत्री भी है, आपदा का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर हम और ऐसे विभाग जो किसी को नहीं दिए गए वो सभी के सभी विभाग किसके पास, आपके मनोहर लाल खट्टर। बिजली मंत्री नहीं है भी, आप याद करना। तो आपके मुख्यमंत्री भी है भी, आप याद करोगे, मुख्य मंत्री भी है हरियाणा सरकार में। इसके अलावा इसके साथ साथ वित्त मंत्री भी है हरियाणा में, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे हम पढ़ते हैं 12 मार्च को बजट जो पेश किया गया था वो किसने किया था, मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया था। क्यों किया था मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि वो हरियाणा के वित्त मंत्री है भी। वित्त मंत्री और हरियाणा के अंदर वो क्या है, मुख्य मंत्री भी है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चीज के बारे में। बिजली मंत्री जैसे मैं बोल गया था, बिजली मंत्री जो आपके रणजीत सिंह चौटाला है। अभी कौन है आपके? रणजीत सिंह चौटाला। तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मनोहर लाल खट्टर, मैंने आपको बताया है बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? करनाल है। भी कौन सा विधानसभा क्षेत्र इनका? करनाल विधानसभा क्षेत्र है। याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो केंद्र में अगर आपसे पूछे वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। भी निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो है रमन, ठीक है, निर्मला सीतारमण केंद्र में क्या है? वित्त मंत्री। आपको मैंने एक बात हमेशा कहा है, भी कंपैरिजन करके आपको याद करना है। हरियाणा का भी आप याद करोगे भी हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, और आप केंद्र के भी वित्त मंत्री आप याद करोगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है तो केंद्र में आप प्रधानमंत्री का याद करोगे। हरियाणा में राज्यपाल आप याद करोगे तो केंद्र में आप राष्ट्रपति को याद करोगे। कंपैरिजन कर करके क्या करना है? आपको याद करना है। तो केंद्र में निर्मला सीतारमण है और हरियाणा में कौन? आपके मनोहर लाल है खट्टर जो है वो वित्त मंत्री है। ठीक है भी। इसके साथ साथ और भी कई नाम दिए हुए, जिसे दुष्यंत चौटाला दिया हुआ है। दुष्यंत चौटाला के बाद कमलेश ढांडा है, अनिल विज है। ये भी हरियाणा में क्या है? मंत्री है। भी ये भी क्या है? हरियाणा के अंदर है, मंत्री है। अनिल विज आपके स्वास्थ्य मंत्री है। भी क्या है? स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री है। कहां से विधायक? आपके अंबाला कैंट से। भी कहां से विधायक है? ये अंबाला कैंट से हैं। और कौन सा पद है इनके पास? स्वास्थ्य मंत्री के साथ गृह विभाग भी है। अभी यानी हरियाणा में गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री भी आपके अनिल विज हैं। अंबाला कैंट से क्या है? ये विधायक है भी। और ये चीज आपको, स्वास्थ्य मंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं। आयुष विभाग इन्हीं के पास है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का जब हम जिक्र करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब हम जिक्र करते हैं, तो ये सभी के सभी विभाग किसके पास? आपके अनिल विज के पास है। किसके पास है? अनिल विज के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। किस पार्टी से? आपके बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान करोगे इस चीज के बारे में, बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दुष्यंत चौटाला दिया हुआ है। दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला का जैसे जिक्र करते हैं, ये उप मुख्यमंत्री है। भी हरियाणा सरकार में क्या उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आपदा मंत्रालय भी इनके पास। आपदा, खाद्य आपूर्ति का जैसे जिक्र करते, खाद्य आपूर्ति का जैसे आप जिक्र करते हो, ठीक है भी। श्रम एवं रोजगार का जैसे जिक्र करते हैं, श्रम व रोजगार मंत्रालय का हम जिक्र करते हैं, रोजगार है। चकबंदी का जैसे जिक्र करते हैं, कराधान व आबकारी मंत्रालय का जब हम जिक्र करते हैं, तो ये सभी के सभी मंत्रालय किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। ठीक है भी। तो हरियाणा में क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, ये उप मुख्यमंत्री है। राजस्व व आपदा मंत्रालय है। चकवदी मंत्रालय भी है इनके पास। इसके खाद्य आपूर्ति विभाग भी इन्हीं के पास है। श्रम व रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है भी। ठीक है भी। इसके अलावा पुनर्वास का भी हम जिक्र करते हैं, तो पुनर्वास मंत्रालय भी दुष्यंत चौटाला के पास है। दुष्यंत चौटाला किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? जननायक जनता दल, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? उचाना भी। ठीक है भी। किस जिले के अंतर्गत आती है उचाना विधानसभा सीट? है जींद। तो उचाना से क्या है? ये विधायक है भी आपके दुष्यंत चौटाला भी। ठीक है भी। दुष्यंत चौटाला इंपॉर्टेंट है, याद क्या करूं। एक और ऑप्शन दिया हुआ है कमलेश ढांडा भी। कमलेश ढांडा है वो हरियाणा के अंदर राज्य मंत्री है भी। क्या है? आपके राज्य मंत्री हैं। और कौन सा मंत्रालय इनके पास? महिला व बाल विकास मंत्रालय भी। कौन सा है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। ठीक है भी। कमलेश ढांडा जो है वो महिला व बाल विकास मंत्री है भी। महिला व बाल विकास मंत्री है। ठीक है। तो महिला व बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार में कौन है? वो आपकी कमलेश ढांडा है। कहां से? विधायक आपकी कलायत से भी। कहां से? विधायक आपकी कलायत से। किस पार्टी से संबंध रखती है? आपकी बीजेपी पार्टी। किसको हराया था इन्होंने? आपको ध्यान होना चाहिए जेपी जयप्रकाश को भी। ठीक है। कांग्रेस नेता है जयप्रकाश, जेपी को हराया था कलायत से। तो कलायत से विधायक आपकी कमलेश ढांडा है। महिला व बाल विकास मंत्री है हरियाणा में। और किस पार्टी से संबंध रखती है? आपकी बीजेपी पार्टी से संबंध रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है
अलग अलग तरीके के जो आपके क्वेश्चन बने ना, उन क्वेश्चनों के बारे में आप चर्चा किया करो भी, ठीक है। जैसे चारों ही है मंत्री तो, परंतु किसके पास कौन सा विभाग है और किस विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है, इन सभी के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए भी। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा का बजट 2021-22 की स्थिति को पेश किया गया। हरियाणा करंट अफेयर की बच्चों ने अगर क्लास देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन था भाई, जिक्र भी किया था। तो हरियाणा का जो बजट है 2021-22 का जो बजट है, किस तिथि को, 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या फिर 12 मार्च। तो 12 मार्च से 2021 को हरियाणा का बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी। क्यों, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अंदर क्या है, वित्त मंत्री है। क्या है आपके वित्त मंत्री, इसीलिए इन्होंने पेश किया था भी, ठीक है भी। तो पेपरलेस बजट जो पेश किया था तो हरियाणा के वित्त मंत्री ने 12 मार्च 2021 को, ठीक है भी। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, 12 मार्च 2021 को भी, 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव की भी शुरुआत हुई है भी। आजादी का अमृत महोत्सव भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महोत्सव वैसे जिक्र किया है मैंने इसके बारे में, इसके बारे में पूरी डिटेल आप कोई क्वेश्चन आएगा उनसे संबंधित तब करेंगे, या फिर आप हरियाणा का जो मैंने बजट करवाया था उस बजट में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में, ठीक है, देवेंद्र आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल थे गुजरात के, उन्हीं के बैठे थे मंच के ऊपर, उन्हीं के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी 12 मार्च 2021 को भी, ठीक है भी। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो दांडी मार्च जो किया था ना, उससे संबंधित है, 2023 तक चलेगा भी, ठीक है, 2023 तक। तो 75 साल उसको जब पूरे होंगे ना, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी 12 मार्च 2021 को हुई थी। और हरियाणा के अंदर जो बजट पेश किया गया वो भी कब किया गया था, 12 मार्च 2021 को, ठीक है भी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। और हरियाणा में जो बजट पेश किया था वो किसने, हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भी, आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक है, खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोड़िया भी है, खेड़ा नृत्य भी है, कई तरह के जो क्या होते हैं आपके नृत्य होते हैं, उन नृत्यों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खोड़िया जो नृत्य है, सबसे पहले तो इसको समझना है, एक आपका खोड़िया है और एक आपका खेड़ा है भी, ठीक है भी। एक आपका खोड़िया और एक खेड़ा है। सुख का है, दुख का है, हंसने का है, गाने का है, किसका प्रतीक है। तो खोड़िया जो नृत्य है वो सुख का प्रतीक है भी, किसका प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। जबकि खेड़ा जो नृत्य है वो किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक, यानी दुख का प्रतीक कौन सा, वो खेड़ा नृत्य है। मैंने कई बार आप सब बच्चों को कहा इस चीज के बारे में, हम क्या होता है, परीक्षा जो होती है ना, परीक्षा के समय में खेड़ा और खोड़िया के बारे में फर्क भूल जाते हैं भी, खेड़ा और खोड़िया के बारे में, ठीक है। खेड़ा को हम क्या पढ़ लेते हैं, सुख का प्रतीक पढ़ लेते हैं, और खोड़िया को दुख का प्रतीक पढ़ लेते हैं, या दोनों को सुख का प्रतीक या दोनों को दुख का प्रतीक हमें पढ़ लेते हैं। तो गलत है, क्योंकि मैंने कहा है उत्तेजनावश या एक्साइटमेंट, या मेरे को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बदौलत हम क्या कर बैठते हैं, क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। हमें आता है क्वेश्चन, ये बात नहीं है भी हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, परंतु क्वेश्चन आता था, हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, बाद में पछतावा होता है, बाद में पछताने से कुछ नहीं बनता भी। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं भी शांत मन शांत चित्त के साथ पहले तैयारी करो, आप अच्छी तरीके से तैयारी करो। एक दिन पहले आप तैयारी छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के। फ्रेश माइंड रखो, फ्रेश माइंड रखकर आप पेपर देने के लिए जाओ। पेपर दे के आप अच्छा पेपर करोगे, पेपर देते वक्त भी आप अच्छा महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स आरामदायक रखें, ऊहापोह में मत रखे भी, क्योंकि उस समय हमसे क्या होगी, गलतियां ही होगी, क्या होगी, गलतियां, ठीक है भी। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। खेड़ा और खोड़िया नृत्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। तो जो खोड़िया जो नृत्य है आपका है, ये खोड़िया नृत्य सुख का प्रतीक है, जबकि खेड़ा जो नृत्य है, खेड़ा नृत्य क्या है आपका, दुख का प्रतीक, यानी दुख का प्रतीक कौन सा आपका, खेड़ा नृत्य है।
कब किया जाता है? जब बुजुर्ग जो होते हैं ना, बुजुर्ग, तो बुजुर्ग की मृत्यु के उपरांत, बुजुर्ग की मृत्यु के उपरांत जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा? आपका खेड़ा नृत्य है। और बारात जाने के उपरांत और वधु जो आनी होती है, ठीक है भी, वर वधु का जैसे जिक्र करते हैं, यानी बारात जाने के बाद और वधु के आने के खुशी में जो कौन सा नृत्य किया जाता है वो कौन नृत्य किया जाता है? आपका खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? खोड़िया नृत्य। ग्रामीण अंचल में जब हम देखते हैं बारात चली जाती है, बारात जाने के बाद में घर की महिलाएं, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जो नृत्य करती है वो आपका खोड़िया नृत्य है। किस किस आगमन पर किया जाता है? भी वधु आएगी उसके आगमन से पहले ये नृत्य आपका किया जाता है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नृत्य तो बहुत से हैं हरियाणा में। रतवई नृत्य पूछा गया एक बार भी, रतवई नृत्य है मेवात से संबंधित। अभी रतवई नृत्य कहाँ से? मेवात से संबंधित है। धमाल नृत्य है हरियाणा का सबसे प्राचीन जो नृत्य है वो कौन सा है? धमाल नृत्य है। खासकर फसल के आगमन यानी फसल पककर तैयार होती है उसके उपरांत चांदनी रात में किया जाता है पुरुषों के द्वारा भी। प्राचीन काल से संबंध रखते हैं इसका, यानी महाभारत कालीन है। ये धमाल नृत्य जो आपका है ये महाभारत कालीन है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। रास लीला भी है, जैसे हरियाणा जो आप पढ़ोगे ना, हरियाणा के बारे में जो खास करके ये जो जुड़ा हुआ है यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर रास लीला आप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रास लीला पढ़ोगे। पंजाब से छटा हुआ जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप कौन सा पढ़ोगे? झूमर नृत्य पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे? झूमर नृत्य पढ़ोगे भी। रतवई नृत्य भी आप पढ़ोगे, धमाल नृत्य भी आप पढ़ोगे। राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा? गणगौर नृत्य भी। कौन सा? गणगौर नृत्य के बारे में आप पढ़ोगे। तो बहुत से नृत्य है हरियाणा के अंदर भी, ठीक है। रतवई है, मंजीरा भी आपका मेवात से संबंधित है। यानी रतवई और मंजीरा जो नृत्य है वो हरियाणा की किस जिले की क्षेत्र से संबंधित हो? तो मेवात क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? मेवात। भारत में भी आप जिक्र कर सकते हो। देखो मैंने आपको हमेशा कहा है भी जितना आप जोड़ सकते हो उतना आप जोड़ने की क्या करो? कोशिश करो। हो सकता है आपसे भारत के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे भारत के नृत्य भी आप याद करो तो बहुत अच्छी बात है। भारत एक देश है, अलग अलग यहाँ पर भाषाएं हैं, धर्म है, विविधता यानी अनेकता में एकता है। अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग है। अलग अलग यहाँ की क्या है? नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भारत में सबसे पहले आपको राजस्थान का ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में घूमर, क्या पढ़ोगे आप? घूमर है, कालबेलिया है, ठीक है, और कठपुतली है। गुजरात में आप पढ़ोगे गरबा। क्या पढ़ोगे आप? गरबा पढ़ोगे। डांडिया पढ़ोगे गुजरात के अंदर है। कर्नाटक में आप पढ़ोगे यक्षगान। क्या पढ़ोगे? कर्नाटक में यक्षगान। महाराष्ट्र में आप पढ़ोगे MH महाराष्ट्र होता है, यहाँ पर तमाशा पढ़ोगे, लावणी पढ़ोगे। केरल में क्या पढ़ोगे आप? कथकली। क्या पढ़ोगे? कथकली। कथकली के अलावा मोहिनी अट्टम। क्या पढ़ोगे? मोहिनी अट्टम। उसके बाद में तमिलनाडु में भारतनाट्यम। क्या पढ़ोगे? भारतनाट्यम पढ़ोगे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आप पढ़ोगे कुचिपुड़ी। क्या पढ़ोगे आप? कुचिपुड़ी पढ़ोगे। उसके बाद में उड़ीसा में उड़ीसा है उड़िया। क्या पढ़ोगे यहाँ पर? उड़िया नृत्य पढ़ोगे। असम में आप पढ़ोगे बिहू। असम में क्या पढ़ोगे आप? बिहू। उसके अलावा AP अरुणाचल प्रदेश में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुखोटा। कौन सा नृत्य पढ़ोगे आप? मुखोटा। MNP मणिपुर में आप पढ़ोगे, मणिपुर में आपका मणिपुरी नृत्य है। यूपी उत्तर प्रदेश में आपका रास लीला है, नौटंकी है, ठीक है भी। बिहार में हम छठ पूजा देखते हैं और बंगाल में हमें दुर्गा पूजन देखते हैं। तो ये अलग अलग जो नृत्य हैं, अलग अलग जो पर्व हैं, उनके बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण सी क्लासें होती हैं जिसमें हरियाणा जीके के साथ साथ इंडिया जीके का भी हम जिक्र करते हैं और स्टैटिक्स जीके के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट ही मेरे को इतने उत्तेजित करते हैं भी मैं घर से आके फतेहाबाद आप सब बच्चों के लिए क्लास बना के जाता हूँ, ठीक है। आप सब बच्चे का जो प्रेम प्यार है यही मेरे को क्या करता रहता है,
उत्साहित करता रहता है भी हम भी बच्चों के लिए कुछ करें, भी हम भी बच्चों के लिए कुछ करें। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।